प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित भाजपा के महापौर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आजादी के अमृतकाल में भारत ने शहरी बुनियादी ढांचे में किया अभूतपूर्व निवेश। 75,000 करोड़ की परियोजनाएं की गई पूरी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत, कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों के दिए निर्देश। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की मदद की घोषणा। कश्मीर घाटी में बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का इंतजार अब हुआ खत्म। 3 दशक बाद श्रीनगर में लौटा मल्टीप्लेक्स का दौर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में 3 स्क्रीन वाले और 520 लोगों की क्षमता वाले पहले मल्टीप्लेक्स का किया उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक आज से न्यूयॉर्क में। वैश्विक ध्रुवीकरण, रूस यूक्रेन संघर्ष, खाद्य और ऊर्जा संकट, आर्थिक संकट और प्राकृतिक आपदाओं पर मुख्य रूप से होगा विचार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा केंद्रित 2 बैठकों के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के एजेंडे में रहेगा प्रमुख। ईरान में हिजाब विवाद ने पकड़ा तूल। हिरासत में महिला की मौत के बाद बवाल जारी। ईरान के कुर्द क्षेत्र में सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। 5 प्रदर्शनकारियों की मौत। और T20 वर्ल्ड कप से पहले विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करने उतरेगी टीम इंडिया। 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज मोहाली में। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा के राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन को संबोधित किया। देश भर में भाजपा शासित शहरी स्थानीय निकायों के 121 महापौर और उप महापौर इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आजादी के अमृतकाल में उन्होंने पीएम ने कहा कि आज भारत अपने शहरी बुनियादी ढांचे पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। आजादी के अमृतकाल में आज भारत अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। 2014 तक हमारे देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था। आज देश में मेट्रो नेटवर्क 775 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर आज काम चल रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे शहर होलिस्टिक लाइफस्टाइल का भी केंद्र बने। आज 100 से अधिक शहरों में स्मार्ट सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। इन अभियान के तहत अभी तक देश भर में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने शहरी गरीबों के साथ साथ मध्यम वर्ग के घर के सपने को पूरा करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेरा जैसे कानून बनाकर लोगों के हित सुरक्षित किए हैं। शहरी गरीबों के साथ साथ जो हमारा मध्यम वर्ग है, उनके घर के सपने को पूरा करने के लिए भी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की मदद की है। हमने रेरा जैसे कानून बनाकर लोगों के हित सुरक्षित किए हैं, खास करके मध्यम वर्गीय परिवार। रेरा के कारण अब उसको ये अधिकार मिला है कि उसके जो निर्णय हुआ है वो चीज उसको मिलनी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में शहरी विकास का रोड मैप बनाने में इस सम्मेलन की अहम भूमिका है। आजादी के अमृतकाल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोड मैप बनाने में भी इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। सामान्य मानवीय का जीवन का रोजमर्रा का
संबंध आप ही के लोगों की जिम्मे है। हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लंबे अरसे से शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है, उसे निरंतर बनाए रखना, उसे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि शहरी विकास में भाजपा के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की झलक दिखाई देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भाजपा के गवर्नेंस मॉडल को दूसरे से भी अलग करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण बात है सबका प्रयास। ये जो वैचारिक परिपाटी भाजपा ने अपनाई है, वही हमारे शासन के, गवर्नेंस के मॉडल के, डेवलपमेंट के मॉडल के, हमारे शहरी विकास में भी वो झलकती है। यही हमारे गवर्नेंस मॉडल को दूसरों से अलग करता है। जब विकास मानव केंद्रित होता है, जब जीवन को आसान बनाना, ईज ऑफ लिविंग सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। और वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सत्ता एक माध्यम है, लक्ष्य हमारा सेवा है। नड्डा ने कहा कि सुशासन के जरिए किस प्रकार जनता की सेवा कर सकते हैं, हम इसके लिए वे काम करते हैं। हम राजनीति में आए हैं तो सिर्फ गद्दी पर बैठने नहीं आए हैं, सत्ता पर बैठने नहीं आए हैं। सत्ता हमारे लिए माध्यम है, लक्ष्य हमारा सेवा है और उस सेवा के लिए हम सब कार्य में जुटे हैं। और इसलिए सुशासन के माध्यम से किस तरीके से सामान्य जन की हम सेवा कर सकते हैं और उनको लाभ पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हम काम करते हैं। और सुशासन के विभाग जो हमें बताता है, उसके माध्यम से हम उसको कार्य रूप देने का प्रयास करते हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Ayush is scaling newer heights. Current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. Ayush-based herbal products are being exported as medicine and food supplements in more than 100 countries. Ayush-related training and courses are easily available in more than 20 nations. Ayush is recognized in 16 countries. The Ministry of Ayush has demonstrated its commitment to effectively fight COVID-19 pandemic. It has issued COVID advisories and guidance, recommended yoga and herbal practice for safety. 8,32,445 Ayush COVID warriors enlisted, taking traditional medicine system to the masses. Committed to health and wellness, Ayush is serving humanity with increasing vigor and efficiency. बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के 49वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन का उद्घाटन किया।
लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के सामने इस समय कई चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों का प्रशासक, शिक्षाविद और विशेषज्ञ अपनी सकारात्मक भूमिका से बखूबी सामना कर रहे हैं। Soothing to note, business leaders, administrators, academicians, experts, they are playing critical affirmative role in shaping India's incremental trajectory in all facets. In very challenging times, नई दिल्ली में आज फिक्की के कार्यक्रम लीड्स 2022 का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार लगातार देश के छोटे किसानों को आगे बढ़ाने, खेती में आ रही चुनौतियों को कम करने और उनकी आमदनी बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। भारत को आत्मनिर्भर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार लगातार देश के छोटे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसी दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि खेती किसानी के समक्ष चुनौतियों को कम किया जा सके, किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। इसी के साथ भारत कृषि क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 बनने की यात्रा पर तेजी से चल रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब के अमृतसर का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के खेल सम्मान समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रों की हॉकी के सिंथेटिक टर्फ की मांग का वे समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से उनका पुराना संबंध रहा है, ऐसे में वो इस छात्रों की इस मांग पर बेहद गंभीरता से काम करेंगे। हॉकी की टर्फ की बात हो, सिंथेटिक ट्रैक की बात हो या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात हो, ये उचित मांग गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है और हम इस पर पूरी पॉजिटिव तरीके से विचार करके निर्णय भी लेंगे, क्योंकि अगर मैं इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहा हूँ अपने खेलने और पढ़ाई के समय से, तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी आखिरकार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के प्रति भी है। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में खेलों और खिलाड़ियों के विकास के लिए कई पहलें की हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। खिलाड़ियों के जो नई सुविधाएं भारत सरकार ने लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स हॉस्टल 200 बेड का और लड़कों के लिए 200 बेड का स्पोर्ट्स हॉस्टल दिया है, लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। साइकिलिंग वेलोड्रम को सुधारने का काम किया है, उसको रेनोवेट किया है। स्पोर्ट्स साइंस और मेडिसिन का एक बहुत अच्छा सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के माध्यम से यहीं पर चलता है, जो वाइस चांसलर साहब ने इसको पर्सनली देखकर बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। और आशा करता हूं कि देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना होगी, जिससे खिलाड़ियों को लाभ मिल पाएगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा कि दिल्ली के शराब घोटाले के तार पंजाब से जुड़े हुए हैं, जिसके किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं, जबकि मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया हैं। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी विश्वास मत जैसी ड्रामेबाजी कर रही है। शराब घोटाले से जनता से बचने के लिए ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करेंगे दिल्ली से पंजाब तक, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, कार्रवाई कानून के तहत होगी और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। अगर शराब नीति इतनी पाक साफ होती तो उनको वापस ना करनी पड़ती। और किस कारण से इन लोगों ने करोड़ों रुपए, 144 करोड़ रुपए शराब के ठेकेदारों का और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एक और ठेकेदार का वापस क्यों किया, वो किसको मिला, और पंजाब के चुनाव से पहले कितना पैसा आम आदमी पार्टी ने किन लोगों से लिया जिनको ठेका देने के लिए नीति बनाने का काम किया।
और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सहारनपुर में राज्य खेल प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को शौचालय से परोसे जा रहे भोजन पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आरोपी ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही घृणित कार्य करने के लिए ठेकेदार को भविष्य के लिए भी ब्लैक लिस्ट में डालने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्टर आरोपी होगा और जो भी अधिकारी इस पर है, मैंने पिछले कल ही उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है और उस कॉन्ट्रैक्टर को भी भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट करने के लिए निर्देश दे दिए। ये हर तरफ अगर आप जाएंगे तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि इस तरह की कोई घटना ना घटे और अगर ऐसा कुछ है उसकी जड़ तक जा रहे हैं और उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। दूसरा, पिछले कुछ वर्षों में मोदी जी की सरकार में लगातार खेल की सुविधाओं को बढ़ावा दिया है। टॉप स्कीम से लेकर खेलो इंडिया सेंटर से खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स, हमने इसको भी बढ़ावा दिया है। और आज अगर आप किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, अगर आप NIS पटियाला में भी जाएंगे या बाकी सेंटर्स पे, आपको देखने में मिलेगा कि न्यूट्रिशन भी है और जो हमारे हॉस्टल है वहाँ पर भी डाइट किसी भी 5 स्टार होटल के बराबरी की मिलती है। ये अपने आप में गुणवत्ता लाने का काम किया है। अगर किसी राज्य में किसी जगह पर इस तरह की हुआ है तो हमने यूपी के जो डिपार्टमेंट है उसको भी खेलों का और जो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको भी उसके खिलाफ कड़ा निर्णय के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। दुनिया भर के नेता आज से संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में व्यापक विचार विमर्श शुरू करेंगे। वैश्विक ध्रुवीकरण, रूस यूक्रेन संघर्ष, खाद्य और ऊर्जा संकट, आर्थिक संकट और प्राकृतिक आपदाओं पर मुख्य रूप से विचार होगा। इस वर्ष बैठक की थीम है आमूल परिवर्तन क्षण, चुनौतियों से निपटने के लिए रूपांतरकारी समाधान। बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर नए सिरे से ध्यान दिया जाएगा। सुधार पर केंद्रित 2 बैठकों के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के एजेंडे में यह विषय प्राथमिक रहेगा। अमेरिका ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नए विचार प्रस्तुत करेंगे और इस पर व्यापक परामर्श करेंगे। डॉक्टर जयशंकर शनिवार को बैठक में भारत का पक्ष रखेंगे। लगभग 150 शासनाध्यक्ष या फिर राष्ट्राध्यक्षों के महासभा की बैठक में भाग लेने की आशा है। कोविड के बाद 2 वर्ष के अंतराल पर यह उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। और इससे पहले आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए नव नियुक्त अध्यक्ष काबा कोरोसी से मुलाकात की। ट्विटर पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में काबा कोरोसी से मिलकर खुशी हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए उनकी प्राथमिकताओं पर उन्हें बधाई दी। उन्हें भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान वैश्विक प्रगति के लिए सतत विकास लक्ष्यों की महत्ता पर चर्चा हुई और इस संबंध में भारतीय अनुभव साझा किए। बहुपक्षवाद के प्रति भारत की गहरी प्रतिबद्धता को भी दोहराया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पूरे 30 साल के बाद एक बार फिर से आम लोग अब मूवीज का, सिनेमा का लुत्फ उठा सकेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजधानी श्रीनगर में 3 स्क्रीन वाले और 520 लोगों की क्षमता वाले पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों पुलवामा और शोपियां में एक बहुउद्देशीय सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया था। कश्मीर घाटी में 1980 के दशक के अंत तक लगभग 1 दर्जन सिनेमा हॉल थे, लेकिन 2 आतंकी संगठनों द्वारा सिनेमा हॉल मालिकों को धमकी दिए जाने के बाद उन्हें कारोबार बंद करना पड़ा। हालांकि अधिकारियों ने 1990 के दशक के अंत में कुछ थिएटर्स को फिर से खोलने का प्रयास किया, लेकिन सितंबर 1999 में लाल चौक के पास रीगल सिनेमा पर एक घातक ग्रेनेड हमला कर आतंकवादियों ने इस तरह के प्रयासों को विफल कर दिया था। और इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कला समाज का अंग है और यदि विज्ञान खोज के लिए लोगों को प्रेरित करता है तो कला उसकी अभिव्यक्ति है। कला को अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है और इसलिए मैं समझता हूँ कि विज्ञान अगर खोज है तो कला उसकी अभिव्यक्ति है। सिनेमा के इन्वेंशन के पहले दास्तान गोई किताबों के माध्यम से लोग नई नई कहानियों
और नई नई जगहों के बारे में, नई संस्कृतियों के बारे में सुनते थे। ये समझना जरूरी है कि वो सिर्फ कहानियां नहीं सुनते थे, बल्कि शब्दों को सुनकर वो अपने दिमाग में एक चित्र बनाते थे, एक कल्पना करते थे, इमेजिन करते थे। और इस मल्टीप्लेक्स के खुलने से लोग काफी खुश दिखाई दिए। बहुत खुशी की बात है कि आज कश्मीर में आइनॉक्स स्टार्ट हुआ। इट्स रियली एक्साइटिंग फॉर समवन लाइक मी, जो एक मूवी एंथुसियास्ट है। हम मूवीज़ जब बाहर जाते थे आउटसाइड कश्मीर, तब हम एक्साइटेड होते कि आज हम वीकेंड में सिनेमा हॉल जाएंगे। कश्मीर कभी था नहीं, मेरी जो एज है ड्यूरिंग माई सिंस माई बर्थ कभी कश्मीर में सिनेमा हॉल था नहीं। तो आज यहाँ पर खाली ना कि एक सिनेमा हॉल स्टार्ट हुआ, बल्कि मल्टीप्लेक्स स्टार्ट हुआ विद मल्टीपल ऑडिटोरियम्स। एक ऐसा एम्बियंस है जहाँ आप अकेले ना पूरी फैमिली को लेके आके मूवी देख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत एक्साइटिंग है मेरे जैसे एक बंदे के लिए। पहली बार जम्मू कश्मीर में 32 साल लगे इस चीज़ को आने के लिए, तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ हमारी यूथ को, हमारे आने वाली जनरेशन को। आप मेरी जनरेशन जो 30 साल इससे दूर रहे, बहुत ज़रूरी है मेंटल ग्रोथ के लिए, एंटरटेनमेंट की भी। जहाँ पे बड़े बड़े लोग यहाँ पे शूटिंग करने के लिए आते थे, पर हमारे ही जम्मू कश्मीर के लोगों को पर्दे पे नहीं देख पाते थे, कनेक्ट नहीं कर पाते थे। रोज़गार का एक बहुत बड़ा ज़रिया रहेगा ये। शूटिंग भी होगी, मूवी भी यहीं दिखाई जाएगी। खबर दिल्ली से सटे नोएडा से है। नोएडा सेक्टर 21 के जलवायु विहार में एक दीवार गिरने से उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मरम्मत कार्य के दौरान मजदूरों पर दीवार गिर गई, जिससे यह हादसा हुआ। दीवार गिरने से कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। मौके पर पुलिस और प्रशासन फंसे हुए लोगों को बचाने का काम कर रही है। इस बीच नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और साथ ही मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। और इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीवार गिरने की घटना पर दुख व्यक्त किया है, शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए उनके उपचार की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान विधानसभा का 7वां सत्र के दूसरे दिन भाजपा ने लंपी वायरस को लेकर सीएम अशोक गहलोत और उनकी सरकार को जमकर घेरा। इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार पर लंपी वायरस से निपटने में सरकार नाकाम रही है। राजस्थान विधानसभा के बाहर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। प्रदर्शन को लेकर पुलिस और भाजपा के बीच कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष हुआ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इस धक्का मुक्की के दौरान जमीन पर गिर गए थे। पूनिया ने गहलोत सरकार की कार्रवाई की तुलना 1966 के गौ रक्षा आंदोलन से की और कहा कि जैसे इंदिरा गांधी सरकार ने सैकड़ों गौ भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, उसी तरह गहलोत सरकार भी गौ भक्तों को कुचल रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मालवीय नगर के नए घोटाले पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि आज देश के सामने आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो रहा है, जिसमें दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के अंदर एक नया उदाहरण है, जिसमें आपके नेता सोमनाथ भारती के संरक्षण में लैंड जिहादियों के द्वारा पुरानी वक्फ बोर्ड को जमीन को कब्जा किया गया है। आम आदमी पार्टी के चेहरा बेनकाब हो रहा है कि सत्ता पाने से पहले वो कुछ और थे, सत्ता पाने के बाद उनके चाल चरित्र चेहरा बदल गया है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के अंदर मिला है, जो जगह सरकार की है, डीडीए की है, उस पर लैंड जिहादियों के द्वारा जो आम आदमी पार्टी के वहां के विधायक सोमनाथ भारती पुराने कब्रिस्तान की जगह जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह है, उस जगह को कब्जा किया गया। वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल पर तंज कसा और कहा कि जो लोग गाड़ी बंगला नहीं लेने की बात करते थे, वे चार्टर प्लेन से जाते हैं, लेकिन दिखावे के लिए ऑटो का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने शराब नीति में बदलाव कर अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया है।
जो लोग कह रहे थे कि ना हम गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना सुरक्षा लेंगे, वो चार्टर्ड प्लेन से जाकर ऑटो में बैठने का जो ड्रामा और प्रोपेगेंडा और नौटंकी कर रहे हैं, असली कहानी अब पता लग रही है कि जो शराब नीति बनाई क्यों गई है। वो इसलिए लाया गया था क्योंकि जो कमीशन बढ़ाया है 12%, उसका आधा पैसा मिले। अब पैसा वापस कैसे आए, तो इसके लिए अपने आम आदमी पार्टी के कुछ खास लोगों को, जो इनके केजरीवाल जी के खास हैं, सिसोदिया जी के खास हैं, इनके विधायकों के जो कुछ खास लोग हैं, उनको वहां पर पार्टनर बनाया गया। और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक दिन अरविंद केजरीवाल जब कोई बयान देते हैं उसमें वजन नहीं होता, क्योंकि उनके बयानों में ईमानदारी या फिर पारदर्शिता नहीं होती। उन्होंने कहा कि लेकिन भाजपा जब बयान देती है तो केजरीवाल निरुत्तर हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब कोई बयान देते हैं, हालांकि संवैधानिक पद पे हैं, उसमें वजन नहीं होता है क्योंकि ईमानदारी नहीं होती, तथ्य नहीं होते, प्रमाण नहीं होता। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कोई बात रखती है तो वो ठोक के रखती है, प्रमाण के साथ रखती है, और ऐसे रखती है कि अरविंद केजरीवाल जी निरुत्तर हो जाए, एक प्रश्न का उत्तर नहीं देते। ईडी ने कोलकाता के पीएमएलए कोर्ट के सामने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी और संबंधित संस्थाओं सहित 8 आरोपियों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट अर्थात अभियोजन शिकायत दायर की है। कोर्ट ने रविवार को पीसी का संज्ञान लिया है। ईरान में हिरासत में एक महिला की मौत का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। हिरासत में महिला की मौत पर लगातार तीसरे दिन लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कुर्द इलाके में विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। पुलिस ने कहा है कि हिरासत में युवती की मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। हालांकि पुलिस पीड़ित महिला के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों से इनकार कर रही है। दरअसल 22 साल की पीड़िता को पुलिस ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। कोमा में जाने के बाद उसकी मौत हो गई थी। तेहरान और कुर्दिस्तान प्रांत सहित ईरान के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हिरासत में महिला की मौत की देश भर में निंदा की जा रही है। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।